स्वागत है छात्रों आपका। आज हम जीव विज्ञान में अध्याय 6 वंशागति का आणविक आधार, इस अध्याय के अंतर्गत डीएनए में द्विगुणन या रेप्लिकेशन के विभिन्न स्टेप्स को स्टडी करेंगे। डीएनए क्या होता है? डीएनए को आनुवंशिक सूचनाओं का वाहक कहा जाता है, क्योंकि डीएनए आनुवंशिक सूचनाओं को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित करता है। डीएनए मुख्य रूप से दो मुख्य क्रियाओं को प्रतिपादित करता है, जो इस प्रकार हैं। डीएनए के द्वारा आरएनए तथा प्रोटीन आदि का संश्लेषण होता है और डीएनए स्वयं का संश्लेषण भी करता है, और यही प्रोसेस जिसे हम रेप्लिकेशन कहते हैं या प्रतिकृतिकरण कहते हैं, इसका हम अध्ययन करेंगे। डीएनए द्विगुणन किसे कहते हैं? डीएनए की श्रृंखला अपने ही समान दूसरी श्रृंखला बना सकती है। डीएनए की इसी क्रिया को डीएनए द्विगुणन कहते हैं। कैसे? यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ जो है ये पेरेंट डीएनए है, और ये जो पेरेंट डीएनए है इसके दोनों स्ट्रैंड के सामने एक कॉम्प्लीमेंट्री नया स्ट्रैंड बनता है। इस प्रकार एक डीएनए से यहाँ पर डीएनए के दो नए स्ट्रैंड बनते हैं। इसी प्रक्रिया को हम रेप्लिकेशन या डीएनए का द्विगुणन कहते हैं। डीएनए द्विगुणन के लिए वाटसन तथा क्रिक ने डीएनए की दोहरे हेलिकल संरचना के आधार पर डीएनए पुनरावृत्ति या रेप्लिकेशन की प्रक्रिया को अत्यंत सरल ढंग से स्पष्ट किया, जिसके अनुसार दोहरे हेलिक्स की प्रत्येक श्रृंखला एक टेम्पलेट की भांति कार्य करती है, जिसके द्वारा दूसरी श्रृंखला का संश्लेषण हो जाता है। डीएनए अणु की पुनरावृत्ति या रेप्लिकेशन के समय न्यूक्लियोटाइड्स के नाइट्रोजन युक्त क्षारों के मध्य हाइड्रोजन बॉन्डों के वियोजित हो जाने के कारण दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाएं एक दूसरे से अत्यंत सुगमता से पृथक हो जाती हैं। इस प्रक्रिया में हाइड्रोजन बंध दुर्बल होने के कारण कुंडलित हो जाते हैं तथा बाद में दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड्स के रूप में एक दूसरे से पृथक हो जाते हैं। इसको हम चित्र के द्वारा भी समझेंगे। प्रत्येक न्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड का प्यूरिन तथा पिरिमिडिन क्षार कॉम्प्लीमेंट्री स्वतंत्र न्यूक्लियोटाइड के रूप में आकर्षित होता है, जिसे किसी कोशिका में पॉलीमराइजेशन की प्रक्रिया होती है तथा इनमें विशेषीकृत हाइड्रोजन बॉन्डिंग के द्वारा निश्चित स्थानांतरण होता है। डीएनए द्विगुणन में जब मात्र टेम्पलेट श्रृंखला में पॉलीमराइजेशन क्रिया के पश्चात एक निश्चित स्थान पर स्थित हो जाते हैं, तो स्वतंत्र न्यूक्लियोटाइड का निर्माण होता है, जिसके निर्माण में फॉस्फेट डाइएस्टर बॉन्ड सहायक होते हैं। इस प्रकार असंख्य पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स अणुओं के मिलने से दो नवीन डीएनए पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला का निर्माण होता है। ये जो द्विगुणन की प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया को हम अर्धसंरक्षी विधि के द्वारा समझेंगे। जैसा कि मैंने अभी आपको समझाया कि ये है डीएनए का पेरेंट स्ट्रैंड, जहाँ से दो नए डीएनए का निर्माण होता है। तो पहली प्रक्रिया में दोनों डीएनए की जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाएं हैं, उनके बीच का जो हाइड्रोजन बंध होता है ये टूटता है और दोनों स्ट्रैंड अलग हो जाते हैं, पृथक हो जाते हैं, और पृथक हुए स्ट्रैंड को टेम्पलेट स्ट्रैंड कहा जाता है। इसी टेम्पलेट स्ट्रैंड के सामने ही जो है नई पॉलीन्यूक्लियोटाइड की जो है श्रृंखला का निर्माण होता है, और इस प्रकार से इस विधि को अर्धसंरक्षी विधि के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि प्रत्येक संतति डीएनए के अणुओं में एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला की उत्पत्ति मूल डीएनए अणु से होती है, मतलब वो पितरक या मात्रक डीएनए रहेगा, जबकि दूसरी श्रृंखला का निर्माण संश्लेषण विधि के द्वारा होता है। अब अर्धसंरक्षण विधि के द्वारा डीएनए की पुनरावृत्ति के पक्ष में प्रमाण दिए गए, और ये प्रमाण दिए मेसेल्सन तथा स्टॉल का सिद्धांत है। मेसेल्सन तथा स्टॉल दो वैज्ञानिकों ने इस पर प्रयोग किए और सिद्ध किया कि डीएनए में सेमी कंजर्वेटिव या अर्धसंरक्षण विधि के द्वारा
रेप्लिकेशन होता है। मेसेल्सन तथा स्टॉल ने 1958 में डीएनए की रेप्लिकेशन की पुष्टि के लिए बैक्टीरिया में एक प्रयोग किया। उसके लिए उन्होंने N15 नाइट्रोजन के आइसोटोप को, जो सामान्य N14 नाइट्रोजन अणु से भारी होता है, उसका उपयोग किया। N15 वाले से वर्धन माध्यम कल्चरल मीडियम में जीवाणु की एक प्रजाति, जिसे एश्चेरिकिया कोलाई कहते हैं, इसको संवर्धित किया। बाद में उन्होंने इसी संवर्धन माध्यम में, इसी कल्चरल मीडियम में बैक्टीरिया का पुनरुत्पादन कई पीढ़ियों तक किया। तो यहाँ पर N15 वाले कल्चर मीडियम में एश्चेरिकिया कोलाई जो बैक्टीरिया है, जीवाणु है, उसका लगातार मल्टीप्लिकेशन किया गया कई पीढ़ियों तक। इस प्रकार से इसकी जो है एक शुद्ध जो कहें हम प्रजाति यहाँ पर प्राप्त हुई। इस एश्चेरिकिया कोलाई के अंदर जो है डीएनए के अंदर जो है N15 नाइट्रोजन था। इस प्रकार से पहली जनरेशन में जो एश्चेरिकिया कोलाई मिले, उन सभी के अंदर N15, इस प्रकार जो बैक्टीरिया प्राप्त हुए, उन सभी बैक्टीरिया के डीएनए में N15 लेबल्ड डीएनए ही प्राप्त हुआ। अब इस प्रकार के संवर्धन को जो है पहली पीढ़ी में देखा गया और उनके डीएनए का अध्ययन किया गया। जब उनके डीएनए का अध्ययन किया गया तो क्या पाया, ये हम आपको बताते हैं कि यहाँ पर जो पहला डीएनए मिला, वो डीएनए जो था एश्चेरिकिया कोलाई के अंदर, ये हाइब्रिड डीएनए मिला, जिसमें N14 भी था और N15 भी था इसके प्यूरिन और पिरिमिडिन क्षारों के अंदर। क्योंकि यहाँ पर जो हमने शुद्ध पीढ़ी ली थी ई कोलाई की, उसके अंदर केवल N15 नाइट्रोजन ही थी प्यूरिन और पिरिमिडिन बेस में या डीएनए के अंदर। पर जब उसको N14 वाले कल्चर मीडियम में ग्रो किया गया, उस समय पहली जनरेशन के ई कोलाई में जो डीएनए का अध्ययन किया गया, उसमें N15 और N14 दोनों ही मिले, दोनों स्ट्रैंड के अंदर। सेकेंड जनरेशन को भी देखा गया। सेकेंड जनरेशन के बाद जो बैक्टीरिया से डीएनए को आइसोलेट किया, तब वहाँ पर भी जो है N14 और N15 वाले डीएनए प्राप्त हुए। जनरेशन थर्ड में भी इस प्रकार से समान जो है वो परिणाम प्राप्त हुए। इसको हम यहाँ इस चित्र के द्वारा भी समझ सकते हैं कि इस प्रकार इस संवर्धन को, जिसमें N15 से N14 माध्यम पर एक पीढ़ी तक स्थानांतरित किया गया था, इससे डीएनए निष्कर्षित करने पर पाया गया कि इसका घनत्व जो था वो संकरित था। यहाँ पर हमको संकर डीएनए मिलता है। आप यहाँ पर देखेंगे, ये जो है संकर डीएनए मिलता है। 20 मिनट के पश्चात जो पहली जनरेशन थी, दूसरी जनरेशन या दूसरी पीढ़ी जो कि 40 मिनट बाद एश्चेरिकिया कोलाई की देखी गई और उनके डीएनए का पृथक्करण किया गया, तब वहाँ पर भी ये देखा गया कि समान मात्रा में हाइब्रिड या संकरित डीएनए है जो है वो प्राप्त होता है। और संकरित डीएनए N15 और N14 दोनों से ही मिलकर के बना हुआ है, उसके नाइट्रोजन क्षार में दोनों ही हैं। इसी प्रकार ई कोलाई के 80 मिनट बाद भी जो है यही चीज़ों को देखा गया। तो उन्होंने जीवाणुओं के डीएनए के दोनों स्ट्रैंड का अध्ययन किया और बताया कि उनके प्यूरिन्स तथा पिरिमिडिन्स में N14 के स्थान पर N15 नाइट्रोजन के आइसोटोप थे, जबकि N15 युक्त बैक्टीरिया को N14 वाले संवर्धन माध्यम में वृद्धि करने से स्पष्ट होता है कि नई पीढ़ी के बैक्टीरिया में जो स्ट्रैंड पाए जाते हैं वह असमान भार वाले होते हैं, अर्थात एक स्ट्रैंड का भार दूसरे स्ट्रैंड से अधिक होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि N15 का भार N14 की तुलना में अधिक होता है। इससे स्पष्ट होता है कि डीएनए का भारी स्ट्रैंड पैतृक स्ट्रैंड को निरूपित करता है, जिससे N15 के आइसोटोप होते हैं, जबकि हल्के स्ट्रैंड जिसका संश्लेषण N14 या सामान्य संवर्धन माध्यम में संश्लेषित होता है, N14 का आइसोटोप कहलाता है।
तो इस प्रकार इस प्रयोग से उन्होंने सिद्ध किया कि डीएनए के अंदर अर्धसंरक्षीय प्रकार का रेप्लिकेशन या प्रतिकृतिकरण होता है। दूसरा प्रयोग टेलर ने किया। J.H. टेलर तथा अन्य वैज्ञानिकों ने ऑटोरेडियोग्राफी की विधि के द्वारा विसिया फेबा की जड़ों में स्थित मूलाग्र की कोशिकाओं में डीएनए की पुनरावृत्ति की अर्धसंरक्षण विधि को अपने प्रयोग के द्वारा प्रदर्शित किया। उन्होंने इसके लिए रेडियो एक्टिव थायमिडीन वाले माध्यम में जड़ों को रखा तथा उनकी कोशिकाओं में स्थित डीएनए में रेडियो एक्टिवता के गुण को समावेशित किया। उसके पश्चात गुणसूत्रों की फोटोग्राफिक फिल्म प्राप्त की और उनके प्रयोग के द्वारा उन्होंने ये सिद्ध किया कि यहाँ भी जो है डीएनए के अंदर अर्धसंरक्षी प्रकार का रेप्लिकेशन या प्रतिकृतिकरण होता है। अब हम देखते हैं कि डीएनए रेप्लिकेशन की विभिन्न अवस्थाएं क्या हैं। तो यहाँ पर सबसे पहली अवस्था है इनिशिएशन या जिसे प्रारंभन कहते हैं, प्रक्रिया का प्रारंभ होना। डीएनए रेप्लिकेशन की क्रिया किसी एक स्थान या अनेक स्थान से शुरू हो सकती है, जैसे बैक्टीरिया एवं वायरस में अनेक स्थानों से भी शुरू हो सकती है। डीएनए प्रतिकरण किसी खास बिंदु से शुरू होकर के एक या दोनों दिशाओं में हो। अब जो इसका दूसरा स्टेप है ये है कुंडली का खुलना या अनवाइंडिंग ऑफ हेलिक्स। डीएनए प्रतिकरण के पहले हाइड्रोजन बंध टूट जाते हैं एवं डीएनए के दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। यह क्रिया हेलिकेज एवं अन्य एंजाइम्स की सहायता से होती है। सभी एंजाइम्स को सम्मिलित रूप से टोपोआइसोमरेज कहा जाता है। डीएनए के विकुंडलन से वाई आकार की शाखा बन जाती है, जिसे प्रतिकरण शाखा या रेप्लिकेशन फॉर्क कहते हैं। अब हम इसे इस चित्र के द्वारा समझेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे कि किस प्रकार से ये जो मात्रक डीएनए है या पैतृक जो डीएनए है, पेरेंट डीएनए जिसे कहा है, यहाँ पर इसके हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो टूट जाते हैं और इस प्रकार से दोनों स्ट्रैंड जो हैं वो अलग हो जाते हैं। और ये जो कार्य है वो हेलिकेज एंजाइम की उपस्थिति में होता है और टोपोआइसोमरेज एंजाइम भी यहाँ पर कार्य करता है। ये वाई आकार के रेप्लिकेशन फॉर्क में दो टेम्पलेट स्ट्रैंड होते हैं। आप देख सकते हैं ये नीले कलर के दोनों टेम्पलेट स्ट्रैंड हैं। इन्हीं टेम्पलेट स्ट्रैंड के सामने नए जो हैं स्ट्रैंड बनते हैं। जो पहला स्ट्रैंड यहाँ पर दिखाया गया है ये लीडिंग स्ट्रैंड है, दूसरा लैगिंग स्ट्रैंड है। और यहाँ पर एक बात ध्यान देने योग्य है कि डीएनए के जो दोनों स्ट्रैंड होते हैं ये दोनों एंटी पैरेलल होते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये 5 प्राइम 3 प्राइम में है डायरेक्शन में है और ये जो है वो 3 प्राइम 5 प्राइम डायरेक्शन में है। यहाँ पर जो नई श्रृंखला पॉलीन्यूक्लियोटाइड की बनती है टेम्पलेट के सामने वो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम की उपस्थिति में बनती है। और डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो है हमेशा 5 प्राइम 3 प्राइम दिशा में कार्य करता है। इसलिए इसमें एक स्ट्रैंड जैसे लीडिंग स्ट्रैंड कहा है, ये रेप्लिकेशन फोक के एक सिरे से इसमें न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंसेस जोड़ना शुरू होते हैं और दूसरा स्ट्रैंड में भी उसी डायरेक्शन में ही उसी दिशा में 5 प्राइम 3 प्राइम पर ये रेप्लिकेशन फोक जहाँ से शुरू होता है वाई का जो आकार यहाँ पर बन रहा है यहाँ से जो है इसमें न्यूक्लियोटाइड जुड़ना शुरू होते हैं। ये भी 5 प्राइम 3 प्राइम में ही होते हैं क्योंकि डीएनए पॉलीमरेज हमेशा इसी जो है दिशा में न्यूक्लियोटाइड को जोड़ता है। इसके कारण यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंसेस जो हैं वो टुकड़ों में बनते हैं और इन टुकड़ों को ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट कहा जाता है और इस स्ट्रैंड को लैगिंग स्ट्रैंड कहा जाता है और जिसमें लगातार सिंथेसिस होता है न्यूक्लियोटाइड्स का और उनकी श्रृंखला का, उसे लीडिंग स्ट्रैंड कहा जाता है। इसको हम और विस्तृत रूप से आगे पढ़ते हैं। सबसे पहले यहाँ पर डीएनए का अलग हुए दोनों स्ट्रैंड जो है वो टेम्पलेट का कार्य करते हैं। इसके सामने लंबाई में बढ़ने वाला नया स्ट्रैंड या प्राइमर बनता है। तो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस बाद में जुड़ते हैं। पहले प्राइमर आरएनए का निर्माण होता है। प्राइमर आरएनए क्या होता है? प्राइमर आरएनए का छोटा टुकड़ा होता है और जो आरएनए पॉलीमरेज और अन्य एंजाइम की सहायता से बनता है। इन आरएनए अणुओं को हम
प्रवेशक या आरएनए प्राइमर कहते हैं, क्योंकि इन्हीं के 3rd प्राइम एंड पर डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड अणुओं को जोड़कर डीएनए की एक नई श्रृंखला का संश्लेषण किया जाता है। आरएनए प्राइमर का संश्लेषण प्राइमेज एंजाइम या आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम की सहायता से होता है। अब नए स्ट्रैंड की लंबाई में वृद्धि। पृथक डीएनए टेम्पलेट के न्यूक्लियोटाइड अपने पूरक न्यूक्लियोटाइड को आकर्षित करके नया स्ट्रैंड बनाते हैं। इस क्रिया में आरएनए प्राइमर सदैव प्रथम सीढ़ी का कार्य करता है। तो यहाँ पर पूरक न्यूक्लियोटाइड, जैसा आपने डीएनए की संरचना में पढ़े हैं कि हमेशा अगर टेम्पलेट में एडेनिन है तो नए स्ट्रैंड में वहाँ पर थाइमिन क्षार होंगे। तो इस प्रकार से जो है पूरक न्यूक्लियोटाइड आकर्षित होते हैं और जुड़ते चले जाते हैं नए स्ट्रैंड में। द्विगुणन सदैव 5 प्राइम से 3 प्राइम दिशा में होता है, परंतु दोनों टेम्पलेट स्ट्रैंड के प्रति समानांतर या एंटी पैरेलल होने के कारण एक स्ट्रैंड के 5 प्राइम से 3 प्राइम दिशा होती है, दूसरे स्ट्रैंड की 3 प्राइम से 5 प्राइम दिशा होती है। नए न्यूक्लियोटाइड के निर्माण में डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम भाग लेता है। इस कारण यहाँ पर डीएनए प्रतिकरण चूँकि 2 दिशाओं में एक साथ होता है, इसलिए एक एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज 3rd से क्रिया संभव नहीं है। तो ये किस प्रकार होता है? डीएनए के उस स्ट्रैंड में जहाँ संश्लेषण आरंभ होता है वहाँ पर उसे लीडिंग स्ट्रैंड कहा जाता है और उससे 5 प्राइम 3 प्राइम डायरेक्शन में, जैसा कि मैंने आपको चित्र में बताया था, इस दिशा में लगातार डीएनए का संश्लेषण होता है। इसे लीडिंग स्ट्रैंड कहते हैं। पर जो दूसरा स्ट्रैंड है उसको हम लेगिंग स्ट्रैंड कहते हैं। उसमें संश्लेषण छोटे छोटे टुकड़ों में असतत रूप से होता है और इन फ्रेगमेंट्स या टुकड़ों को ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स हम कहते हैं। प्रत्येक टुकड़े में 1000 से 2000 नाइट्रोजनी बेस पेयर्स होते हैं और इन टुकड़ों को जोड़ने का काम भी डीएनए लाइगेज एंजाइम के द्वारा होता है। और लीडिंग स्ट्रैंड या अग्रज स्ट्रैंड डीएनए पॉलीमरेज 3rd एंजाइम तथा लेगिंग स्ट्रैंड डीएनए पॉलीमरेज 1 एंजाइम की क्रियाशीलता से बनता है। जैसा कि आप यहाँ चित्र में देख सकते हैं, ये टोपोआइसोमरेज एंजाइम है जो कॉइलिंग नहीं होने देता डीएनए की। हेलिकेज एंजाइम बॉन्डिंग को जो है ख़त्म कर देता है, बॉन्डिंग को तोड़ देता है। जो हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं उसको ब्रेक करके डीएनए के दोनों स्ट्रैंड को पृथक कर देता है। और अब यहाँ पर जो 5 प्राइम 3 प्राइम वाला स्ट्रैंड होता है, पेरेंट स्ट्रैंड, यहाँ पर जो है इसे हम कहते हैं कि यहाँ पर लीडिंग स्ट्रैंड है और डीएनए जो नया डीएनए है वो लगातार इसमें सिंथेसाइज होता है, संश्लेषित होता है। और 3 प्राइम 5 प्राइम वाला जो यहाँ पर टेम्पलेट है, ये 3 प्राइम 5 प्राइम पे तो लीडिंग स्ट्रैंड है, 5 प्राइम 3 प्राइम में यहाँ पर लेगिंग स्ट्रैंड कहलाता है, क्योंकि यहाँ पर टुकड़ों में न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस जुड़ते हैं जिन्हें हम ओकाजाकी फ्रेगमेंट कहते हैं। इस प्रकार से ये प्रक्रिया यहाँ पर संपन्न होती है। अब हम एक बार से एंजाइम को रिवाइज करते हैं। टोपोआइसोमरेज 1 डीएनए की द्विकुंडली के एक सूत्र में कटाव पैदा करता है, जबकि टोपोआइसोमरेज 2 डीएनए द्विकुंडली के दोनों सूत्रों में कटाव उत्पन्न करता है। इसे डीएनए गायरेज भी कहा जाता है और इन कटावों के बनने से स्थानीय अकुंडलन से शेष द्विकुंडली में होने वाले रोटेशन समाप्त हो जाते हैं। तो अनकॉइलिंग होने के बाद दोबारा जो है कॉइलिंग होने के जितने भी चांसेस हैं वो समाप्त हो जाते हैं, रोटेशन नहीं हो पाता। प्रत्येक द्विशाख पर एक सूत्र से डीएनए हेलिकेज नामक एंजाइम का एक बड़ा अणु लिपट जाता है और यह एंजाइम डीएनए के सूत्रों को धीरे धीरे खोलने अर्थात द्रवण का कार्य करता है। आरएनए प्राइमर का संश्लेषण प्राइमेज एंजाइम या फिर आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम की सहायता से होता है और एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज 3rd जो है आरएनए प्राइमर में 5 प्राइम 3 प्राइम में नए क्षारकों को जोड़ता है और लाइगेज एंजाइम द्वारा पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला के रूप में जो है जोड़ दिए जाते हैं। तो इस प्रकार ये प्रक्रिया पूर्ण होती है। इसे आप एक बार जो है खुद से रिवाइज करें और आप अपने प्रश्न जो है पूछ सकते हैं जिसका उचित समाधान किया जाए। धन्यवाद।